जय भीम, जय भारत। आइए महापुरुषों के दर्शन सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत महान पुरुष। और पहले एपिसोड में हम महान पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे। चलिए, इन महापुरुषों की सीरीज को स्टार्ट करके हमारा उद्देश्य यह है कि हम सभी महापुरुषों को एक एक करके और पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनका काम, उनका संघर्ष क्या कैसा रहा, उनका देश के लिए योगदान, क्यों महान बने, क्यों महापुरुष कहा जाने लगा। ऐसे ही और बहुत महापुरुष हैं जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं हम सभी लोग, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं जानते हैं। इसलिए वही हम एक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आम आदमी हैं, देश के सभी नागरिक हैं, उन सभी को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम महापुरुषों के दर्शन सीरीज में हम पहले एपिसोड में लाए हैं महान महापुरुष डॉक्टर बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब का जन्म एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनका जब जन्म हुआ वो महू जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश को उस समय सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश के महू के केंट एरिया में उनका जन्म हुआ और जन्म के समय पिताजी सूबेदार थे और 3 साल तक सूबेदार थे, इसके बाद रिटायर हो गए। अर्थात आप ये ऐसा समझिए कि जब बाबा साहेब 3 साल के हुए तो वो रिटायर हो गए। अब क्यों इतना जल्दी हो गए? क्योंकि बाबा साहेब सबसे छोटे थे। आपको बता दें 14 भाई बहन थे। बाबा साहेब 14 भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटे बाबा साहेब ही थे। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने एक दलित समाज में जन्म लिया और उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता था और इतना उस समाज का कोई भी वैल्यू, बिल्कुल किसी भी प्रकार का वैल्यू ही नहीं था। अब ये समझिए आप कि ऐसी स्थिति थी कि उस समय जो है तो उन्हें बोलने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं थी। कोई भी अपने से महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें एक प्रकार का खास प्रकार के ही पहनावा पहनाया जाता था। अर्थात वो महिलाएं एक निश्चित था उनका कि ऐसा ही कपड़ा पहनेंगी। और जातिवाद का इतना बड़ा हुआ था कि उसे छू नहीं सकते थे। दलित समाज से नफरत करते थे। उनको तालाब में, कुओं में कहीं पानी नहीं पीने दिया जाता था। आइए उन्हीं के बारे में बात करें कि कैसे उन्होंने और शिक्षा को अपनाया। उस जमाने में शिक्षा को अपनाया जिस जमाने में दलितों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तब उन्होंने कैसे और कैसे पढ़ा, आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम। चलिए देखते हैं उन महापुरुष को जो भारत के निर्माण में भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, हम इन्हें आज अध्ययन करेंगे। अब इनका इतना लंबा चौड़ा नाम है। अब आप थोड़ा सा जरा रिलेट करिए कि डॉक्टर भीमराव का नाम जो है तो भीमा उनकी माता से आया। भीमाबाई उनकी माता का नाम था। तो भीमराव उनकी माता से आया, भीमाबाई से। फिर रामजी आया है, उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, उनका जो सरनेम था सकपाल था। तो पिताजी के नाम से भीमराव, माताजी के नाम से, पिताजी के नाम से रामजी आया।
और अंबेडकर जो आया है उनके ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने अपना नाम दिया। सोचिए उस जमाने में साहब, उस जमाने में अंबेडकर जी को एक ब्राह्मण परिवार के और गुरु ने उन्हें अपना सर नेम दिया कि बच्चा अच्छा है, मतलब बहुत तेज दिमाग का है और कुछ तो करेगा। इसलिए ऐसा ना हो कि वह अपने समाज से के नाम के कारण उसको मतलब कुछ दबा रह जाए, उसे उठाने के लिए उसे उन्होंने अपना नाम दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और फिर जन्म के 3 साल बाद ही पिताजी और माताजी जब रिटायरमेंट हो गए पिताजी, तो सब लोग परिवार सहित सतारा चले गए। तो रत्नागिरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है, उस रत्नागिरी में सतारा में वहां उनका गांव है, वहां वो चले गए। फिर वहां जाकर के उन्होंने 3 साल के बाद 3 से 4 साल हुए। अब पिताजी जब रिटायरमेंट हो गए, अब सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद अब इतना पेंशन से पैसा नहीं मिल पाता रहा होगा कि अच्छे से, और जो कि परिवार में सदस्य भी ज्यादा थे तो उन्हें अच्छे से भरण पोषण और खाने की हर चीज अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। तो उन्होंने सिर्फ उनका जो है तो पेंशन से ही खर्च चलता था। उसके बाद भी उनके पिताजी रामजी सकपाल जो थे, उन्होंने पढ़े लिखे तो थे ही और साथ में मतलब इतने समाज को उठाने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक्स लाते थे और महान महापुरुषों की बुक्स लाते थे और गांव में लोगों को बैठा करके उन्हें शिक्षा देते थे। उस जमाने मतलब उस समय तो छुआछूत का बहुत ज्यादा ही प्रचलन था, तो अपने समाज को, अपने लोगों को समझाते थे, बताते थे और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी को अच्छी अच्छी बुक्स लाते थे, पढ़ाते थे। फिर आगे देखते हैं कि उनका उनका एडमिशन, स्कूल में एडमिशन करवाया। क्यों स्कूल में एडमिशन तो वैसे हो नहीं रहा था, पर पिताजी नौकरी किए हुए थे और उसके बाद रिटायरमेंट होके गए थे। आप 17 में उन्हें एडमिशन करवाना था, बड़े ही मुश्किल से उन्होंने स्कूल में एडमिशन करवाया। फिर एडमिशन करवाने के बाद जब वहां गए, बाबा साहब स्कूल जब गए, लगभग 4-5 साल के रहे होंगे, तो उन्होंने देखा, वहां गए तो जो लड़के स्कूल में लड़के सवर्ण के सभी पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ बड़े थे। तो उन्होंने जब देखा बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, तो पहले तो एक जगह खड़े थे लेकिन अचानक भाग दिए। सोचिए, जब बाबा भीमराव अंबेडकर प्रवेश करते हैं तो वहां भाग दिए। गुरु ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? बच्चों ने जवाब दिया कि गुरुजी देखिए देखिए देखिए, ये लड़का आया है, अछूत महार समाज, महार व्यक्ति स्कूल में अपने कदम रख दिया। सोचिए, उन बच्चों का बर्ताव, वो सभी किनारे हो गए, इसको बाहर बैठा दिया गया, बोले बाहर जाओ, बाहर बाहर। गुरु ने भी, सोचिए अब एक गुरु को सोचिए कि ये गुरु कैसा होता है, गुरु का क्या धर्म होता है। गुरु भगा दिया, बोला बाहर बैठ, अंदर नहीं बैठना है। और इतना ही नहीं, गुरु ने सवाल पूछा, सरल ही सवाल पूछा, छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने पूछा कि बताओ 7 और 5 12 कितना। उनसे नहीं पूछा, अन्य लड़कों से पूछा, लेकिन बाबा साहब ने भी हाथ उठाया कि हमें पता है। उन्होंने बाबा साहब से नहीं पूछा, कहा तू बैठ, तू सोच, तू यही सोच कि तुझे पढ़ने को मिल रहा है, यहां आ गया है, यही बहुत है। फिर उसके बाद जब उन्होंने इतनी परेशान, पानी सोचिए, नो प्यून नो वाटर, अगर चपरासी नहीं आएगा तो पानी नहीं मिलेगा। चपरासी आता था, पानी दूर से ऊपर से गिराता था और हाथ में मुंह लगा के और बच्चे पानी पीते थे। सोचिए ये हालात थी। जिस दिन अगर चपरासी नहीं आया उस दिन बच्चा प्यासा रह जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इतने मेहनत की। उसके बाद जब घर वापस गए, उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे साथ बहुत ट्रीटमेंट, बहुत गलत बर्ताव किया जाता है, मैं कैसे जाऊं स्कूल। पिताजी ने जवाब दिया, बेटा यही तो बदलना है तुम्हें, यही तो बदलना है और तुम बदल सकते हो। यू कैन डू इट, तुम बदल सकते हो, तुम कर सकते हो। बाबा साहब ने सोचा, विचार किया
और फिर स्कूल गए। एक बार की घटना मैं याद आ रही बता देता हूँ कि उससे पहले जब बाबा साहब ने एक बार, क्या गरीबी तो इतनी चरम सीमा पर, मतलब इतनी ज्यादा हो गई थी कि सोचिए, उन्होंने एक बार फैसला किया कि एक उनके घर में एक आंटी थी, बड़ी महिला थी, तो उन्होंने उनके पर्स से सोचा कि कुछ पैसे निकाल के और मुंबई चले जाए। तो उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग मुंबई जा रहे हैं, वहां कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं, तो मतलब अच्छे बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मन में विचार किया और उनके पर्स से चोरी किया पैसा। एक बार की घटना है, बचपन की घटना है। तो उन्होंने जब चोरी किया और देखा, क्या देखा कि सिर्फ आधे आने, उसमें कितना था, आधा आना साहब। 4 आना का 25 पैसा होता है, 16 आने का 1 रुपया होता है, 8 आने का 50 पैसे होता है, लेकिन कितना था, आधा आना। सोचिए, आधा आना में क्या, उन्होंने देखा क्या होगा, मैं कहां क्या कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, ये आधे आने में क्या होगा। उन्होंने वहां से फैसला ले लिया और जिंदगी बदल गई साहब वहां से उनकी। उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा और पढ़ के ही ऐसा करूंगा। एलिफेस्टन हाई स्कूल ऑफ बॉम्बे में, एलिफेस्टन हाई स्कूल ऑफ बॉम्बे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमिशन वहां पे लिया और वहां से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इतना ही नहीं साहब, वो मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाला दलितों में पहला व्यक्ति था, पहला। डिप्रेस में जन्म लेकर भी और इतनी आगे सोच रखने वाला व्यक्ति मैट्रिक में इतने अव्वल नंबर लाया कि वहां उसको प्रोत्साहित किया गया। कहने का मतलब, गांव में एक पहला लड़का था, इसलिए गांव में पूरे बैठक हुई। गांव में जो समाज, दलित समाज के थे ना, उनके पिताजी सकपाल और सब, यही सब लोग मतलब बैठ के बैठक किए। बाकी सवर्णों से तो कोई वो था नहीं कि ये तो आगे बढ़े ना, सवर्णों का तो ये था कि ये आगे बढ़े ना, समझ रहे हैं। फिर उन्होंने, और एक घटना बता देता हूं, जब एलिफेस्टन स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, मैट्रिक पास किया, और वही घटना एक दादा केलुस्कर की बता देता हूं मैं आपको, जो कि बहुत जानना जरूरी है। दादा केलुस्कर जी क्या था कि पार्क में भीमराव अंबेडकर जी बैठ के पढ़ रहे थे और रोज पढ़ा करते थे। दादा केलुस्कर वहीं से गुजर के देखते थे कि ये लड़का तो रोज पढ़ रहा है, रोज का रोज प्रतिदिन पढ़ रहा है और बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, इससे मिला जाए। तो दादा केलुस्कर जी ने वहां गए और उनसे मिले, बोले बेटा इधर आओ। बाबा साहब गए ऐसे, और बाबा साहब खड़े हो गए और दादा केलुस्कर थे तो बोले बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मैं बस ठीक हूँ। दादा केलुस्कर समझ गए कि नहीं, लड़का जो है तो जरूर दलित समाज का है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हें सबको बराबर मानता हूं, तुम बैठो मेरे पास बैठो। उन्होंने उनको बैठाया और उन्हें पूछा कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ। उन्होंने कहा गुरुजी, मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे स्कूल से बाहर बैठाते हैं और मतलब अपनी पूरी कहानी बता कि ये परेशानियां हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तो बेटा तुम ऐसा करो ना कि यहाँ पार्क में पढ़ रहे हैं, लोग आते हैं जाते हैं, डिस्टर्ब होता होगा, तुम ऐसा करो ना कि जाओ और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो। उन्होंने कहा कि गुरुजी लाइब्रेरी कैसे जाऊं, वहां भगा देते हैं, मार के भगा देते हैं, क्या करूं। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, और फिर वो चले गए। फिर दूसरे दिन, अगले दिन आए और दादा केलुस्कर ऐसे ही व्यक्ति नहीं थे साहब, बहुत महान पुरुष थे, बौद्ध की बुक्स लिखे थे। तो उन्होंने उनको बुक्स दिया, अपनी लिखी हुई खुद बुक्स उन्हें सौंप दिया। तो उससे उन्हें बहुत प्रभावित हुए। खैर वो बुक्स पढ़ करके और आगे इन फ्यूचर लास्ट में यहाँ तक कि वो बौद्ध धर्म अपना भी लिए। उन्होंने कहा था कि मैं जन्म लेना मेरे बस में नहीं है, मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया हूं, लेकिन इस कुरीतियों के कारण मैं बौद्ध धर्म अपनाऊं। बहुत सब धर्म का ज्ञान लिए थे, उसके बाद बौद्ध धर्म में गए थे साहब। आगे हम पूरा डिटेल से बताएंगे, फिलहाल इनकी शिक्षा देख लेते हैं। और एलिफेस्टन हाई स्कूल से पढ़ने के बाद उन्होंने बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उन्होंने क्या किया, वहां से बीए किया, और इतना ही रुकने वाले नहीं थे, वो रुक नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से उन्होंने बीए किया, बीए की डिग्री लेने के बाद
अब उन्हें और आगे की पढ़ाई करना था। वो सोच रहे थे मैं विदेश में पढ़ूंगा। सोचो, मैं जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की, ग्रेस कॉलेज, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कहाँ है कॉलेज, क्या कैसे। सोचिए वो लड़का जिसे कोई बताने वाला नहीं, कोई जानकारी देने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, फिर भी वो लड़का फिर कैसे कैसे करके पहुंचा। देखिए, जो दादा केलुस्कर थे ना, दादा केलुस्कर उन्हें बौद्ध की बुक किताब भी दिए थे, खुद की लिखी हुई किताब दिए थे। उसके बाद उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ थे एक, तो उनके पास ले गए, और वैसे लेखक थे वो, सब लोग उन्हें जानते थे, समाज सेवी थे दादा केलुस्कर, उन्हें सब लोग जानते थे। तो वो जो है, तो दादा केलुस्कर जी उनको लेके बड़ौदा के गायकवाड़ जी के पास, सयाजीराव तृतीय उनका नाम था, सयाजीराव तृतीय, तो वो उनके पास लेके गए और उनके पास बोला कि सर वो इन्हें पढ़ने की, मतलब हर बताया, पूरी बताया विस्तृत कहानी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें जो है तो मतलब छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के रूप में उन्हें पैसा 25 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया गया, और 25 रुपए पर मंथ के हिसाब से उन्होंने पैसा ले करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, अमेरिका में, तो वहां पे अध्ययन करने के लिए रवाना हो गए। तो सोचिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, बीए तो कर लिए थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, फिर एमए प्लस पीएचडी वहां उन्होंने, अब कब गए थे वो, 1913 में गए थे। 1913 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रस्थान किया था पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने 13 से लेकर के और 17 तक, 13 से लेकर के 17 तक उन्होंने वहां पढ़े थे। उसके बाद बीए किए, देखिए बीए को मुंबई, फिर कोलंबिया से एमए प्लस पीएचडी, और फिर इतना ही एमएससी प्लस डीएससी आप जानते हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, डीएससी डिग्री उन्होंने एमएससी प्लस डीएससी, और कहां से किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने क्या किया, डीएससी प्लस एमएससी। और इतना ही नहीं रुकने वाले हैं वो उन्होंने क्या किया कि बैरिस्टर की पढ़ाई की, ग्रेस इन कॉलेज से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। आगे सब पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, उन्हें साइंस, मैथ, सोचिए अब एमएससी, अब जरा सोचिए, रिलेट करिएगा, एमएससी एक तरफ पढ़ रहे हैं, एक तरफ एमएससी किए ना मैथ से हो गया, वो मैथ से पूरा बैकग्राउंड किए, साइंस से किए, आर्ट से एमए भी किए है ना, आर्ट से भी किए, उसमें से आप फिलोसफी भी किए, समाज शास्त्र भी किए, मतलब जो भी, ज्योग्राफी भी पढ़े, और पॉलिटिकल साइंस के भी ज्ञाता रहे, और मतलब सोचिए इकोनॉमिक्स पढ़े। क्या उन्होंने, कितने शार्प माइंड था उनका, कितना तेज दिमाग था उनका, कि वो जो है तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में पढ़ाई किए। इतने पढ़े लिखे थे साहब, इतने पढ़े लिखे थे कि आज जो है ना, और यहां तक कि एक ओशो का स्टेटमेंट था, मुझे याद आ रहा है, मैं बताता हूं आपको। ओशो जी ने कहा था कि 5000 साल में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इस लड़के की बराबरी कर सके, भीमराव अंबेडकर के बराबर हो। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या वो लड़का जिसे तालाबों से, नदियों से पानी नहीं पीने दिया जाता था, रास्ता में अगर चल रहा है, स्कूल में जा रहे, स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है, सभी रास्तों पे चलने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए। चलिए इन्हीं के बारे में और आगे हम चर्चा कर लेते हैं। उनकी जाति थी, वो थी महार समाज, महार जाति के थे। माता का नाम था भीमाबाई, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, माता जी के नाम से ही उनका भीमराव पड़ा है। पिताजी का रामजी सकपाल था, और फिर उसी से उनका भीमराव रामजी, और फिर सकपाल जो उनका, और अंबेडकर नाम दिए थे ब्राह्मण गुरु थे। एक
केशव कृष्ण अम्बेडकर। केशव कृष्ण अम्बेडकर जी जो उस जमाने की बात है साहब, जब दलितों को बिल्कुल अछूत, अनटचेबल, एकदम नीचे दबते की बात कर रहा हूं मैं। तो उस जमाने में जो गुरु थे कृष्ण केशव अम्बेडकर, उन्होंने अपना नाम दिया। कैसे? जब स्कूल में नाम लिखवाने गए थे ना पिताजी, उसके बाद उन्होंने, उनका गांव एक था, गांव मशहूर था अंबाबाडेकर, अंबाडवे, अंबाडवे उनका गांव था। उसी से अंबाबाडेकर स्कूल में उनका सर आगे नाम भीमराव अंबाबाडेकर लिखवाए थे, भीमराव रामजी अंबाबाडेकर। लेकिन उन्होंने कहा ये बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो गुरु अपना नाम, उनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर, तो उन्होंने अपना नाम दिया भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर वहीं से था, नहीं तो अंबाडवे उनका लिखवाए थे। सोचिए उन गुरु के बारे में, सोचिए वो गुरु आज कहां, ऐसे गुरु कहां आज मिलेंगे। फिर उसके बाद उनकी जो शादी हुई थी, 2 शादियां हुई थी। पहली शादी जो हुई थी तो वो रामाबाई से हुई थी, पहली शादी जो हुई रामाबाई। दूसरी शादी जो हुई तो सविता अम्बेडकर, सविता से हुई। अब सविता जो थी तो उनका नाम शारदा। देखिए क्या था कि सविता अम्बेडकर जी ब्राह्मण महिला थी, ठीक, ब्राह्मण महिला। और जब 1948 में सविता अम्बेडकर जी की शादी भीमराव अम्बेडकर जी से हुई। क्यों? क्योंकि जब वो 1935 में एक्सपायर हो गई थी रामाबाई, तो रामाबाई की एक्सपायर होने के कई सालों बाद जब वो संविधान वगैरह उस समय बना रहे थे ना, बीमार, बहुत ज्यादा बीमारी से, ये सब बताएंगे। फिर उनकी ब्राह्मण महिला, एक ब्राह्मण महिला सविता, जो शारदा नाम था, शादी के बाद उनका नाम सविता हो गया है। तो ब्राह्मण महिला शारदा, ब्राह्मण शारदा शादी करके, और फिर उन्होंने उनका नाम सविता अम्बेडकर कन्वर्ट करवा दिया। तो 2 शादियां हुई है। देखिए मुझे नवल पारसी की एक बात याद आ रही है। जब अम्बेडकर जी वहां गए और वहां पर नवल पारसी, नवल नाम के उनके एक मित्र थे जो पारसी थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने वहां उनसे मुलाकात करने के बाद और फिर एक लाइफ लॉन्ग, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए अपना फ्रेंड्स बना लिया और काफ़ी टाइम तक बने रहे। और नवल की एक बात, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि हर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता, है ना, अर्थात हर कोई महान, हर कोई भीमराव अम्बेडकर हो, हर कोई राजेंद्र प्रसाद, हर कोई आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मतलब हर कोई ये सब नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा हर कोई महान तो नहीं बन सकता, लेकिन जो महान व्यक्ति बनते हैं ना, उनके साथ अपना योगदान दे करके ना कर्म बड़ा कर सकता है। समझ रहे हैं ना? तो नवल पारसी जो व्यक्ति थे, उनके फ्रेंड्स, उन्होंने उनके लाइफ में बहुत सहयोग किया। और उन्हें जो है तो फिर उसके बाद जून में उन्हें वापस भी आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका स्कॉलरशिप खत्म हो गया था। वो दरअसल पढ़ना तो बहुत चाहते थे, और कि हम अभी और पढ़ेंगे फिर, लेकिन बीच में ही उनका स्कॉलरशिप समाप्त हो गया। लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़े साहब, पढ़ाई किए, पढ़ाई नहीं छोड़े। और 1906 में उनकी शादी भी हुई थी। तो फिर वहां से 1917 में उन्हें वापस आना पड़ा। और हाँ, एक बार कहा जाता है कि 1917 में जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी शिप जो थी, तो वो डूब गई थी। मतलब जिस शिप में वो आ रहे थे वो नहीं, समझिएगा कि जब वो वहां से चले तो दरअसल कुछ शिप में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई। तो जिस शिप में वो अपनी बुक्स वगैरह रखवा दिए, वो शिप आ रही थी। तो उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था। तो जर्मन की एक पनडुब्बी ने उनकी शिप नहीं, मतलब थी वो, जिस में आ रहे थे वो नहीं थी, वो किताब उस शिप में रखवा दिए थे। हालांकि वो आने वाले थे उसी शिप में, लेकिन कुछ इंटरनल गड़बड़ी के कारण वो उस शिप में नहीं आए, अपनी किताब भिजवा दिए। तो जर्मन के जो सैनिक थे वो, उन्होंने, जर्मन पनडुब्बी ने वो शिप डुबा दिया।
और जितनी इनकी बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी का सारी डूब गई। लेकिन दिमाग, कहते हैं ना साहब, दिमाग नहीं डूबा। दिमाग इतना बड़ा कमाल कर गया ना कि आज जो मैं बोल रहा हूं, आज जो संविधान, जिस संविधान में लोग चल रहे हैं वो उसका निर्माण किए, जिस संविधान में पूरा देश चल रहा है, केवल व्यक्ति नहीं पूरा देश चल रहा है। आज हम खड़े हैं सभी व्यक्ति, केवल दलित समाज नहीं, उन सभी महिलाओं के बारे में, उन सभी ऐसे अनेक क्षेत्र थे जो उन्होंने किए साहब। और देखते हैं कि जब उनके, और हाँ, जब गायकवाड़ जी जो दिए थे उनको स्कॉलरशिप दे रहे थे, उसके बदले भीमराव अंबेडकर जी को उनके यहाँ आकर के और जॉब करनी थी, काम करना था, समझिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब वहां से लौट के आए, 17 में तो लौटे, और जब लौट के आए तो 1917 में उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ जॉब का तो पहले से वादा किया था, इसलिए सेक्रेटरी में उन्हें पद, हालांकि बड़ी पोस्ट थी उस समय भी, सेक्रेटरी, सेना की सेक्रेटरी थे वो। आज के जमाने में आईएएस, बड़े बड़े आईएएस, नामी आईएएस सेक्रेटरी बनते हैं सेना में। तो उन्होंने उस सेना में सेक्रेटरी पद का पद ग्रहण कर लिया। फिर वो, अब देखिए वहां पद तो बढ़िया बड़ा था, लेकिन क्या था, कुछ तो गड़बड़ था। गड़बड़ क्या था? गड़बड़ ये था कि जो वहां के चपरासी भी थे ना, चपरासी, उन सेक्रेटरी साहब को चपरासी फाइलें फेंक के दिया करते थे। ले तो शूद्र है, ले, ऐसे सोचिए साहब, एक चपरासी और एक सचिव को फाइल फेंक के दे रहा है, उसे पानी नहीं दे रहा है। वो जिस टेबल में बैठते थे वो टेबल साफ नहीं होती थी, उसे साफ नहीं करवाते थे, उन्हें खुद साफ करना पड़ता था, उनके साथ कोई टिफिन शेयर नहीं करता था। अब क्या बताएं साहब, हम इस छोटे मुंह से उनकी कैसे बताएं, इतनी महान कार्य थे उनके। उन्होंने फिर 1918 में, 17 में वहां से छोड़ दिया और 1918 में मुंबई में प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उन्होंने प्रोफेसर बन गए। और अब आपको कॉलेज की कहानी बताते हैं। जब प्रोफेसर बने, छात्र सब अलग कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम इससे नहीं पढ़ेंगे, ये तो महार जाति का है, इससे हम नहीं पढ़ेंगे। किसी तरह मनाया उन्होंने, और मनाने के बाद साहब फिर बोला 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्लास, प्रिंसिपल भी बोले देख लो, बच्चे देखे और साहब बच्चे फैन हो गए। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, बच्चों ने कहा, और कहा हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे। सोचिए, सभी सवर्ण के बच्चे थे और पहले तो सब एंटी हो गए, उसके बाद जब क्लास देखे सब एकदम फैन हो गए, फैन, सब ने गुरु मान लिया। लेकिन कहते हैं ना, पढ़ लिख कर और मूर्ख बनना, कौन? जो बाकी अन्य प्रोफेसर थे ना, उन्होंने उनके साथ बैठना उचित नहीं समझा, उन्होंने उनके साथ एक गिलास पानी लेना उचित नहीं समझा साहब। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने खाना, जिस टेबल में लंच करते थे ना, उस समय उन्हें दूर बैठा दी। एक सोचिए कि एक बड़ा प्रोफेसर जो विदेश से हाई क्वालिफाइड है, और अगर उसको बैठने ना दिया जाए, पानी न पीने दिया जाए, वहां जहां पानी रखवाता था, क्या हालत होगी, उस पर क्या बीतेगी, आप बताओ, बता सकते हो? कुछ समझ में आता है कुछ? अरे क्या साहब, आप क्या अपनी जिंदगी से सोच लिए कि अरे हम तो बहुत महान कर लिए, अरे हम तो बहुत पढ़ लिए, हम तो बहुत लिख लिए, अरे हम तो सवर्ण हैं, अरे हम तो ये हैं। अरे साहब, उनको देखो, उनके बारे में सोचो, उनका संघर्ष देखो, तब समझ में आएगा आपको।
कि क्या है संघर्ष, क्या होता है संघर्ष, किसे कहते हैं संघर्ष। कोल्हापुर रियासत के साहू साहब ने, उन्होंने बाबा साहेब को बोला कि आपको हम कुछ पैसा लगाते हैं और आप कुछ पत्र वगैरह लेखन करिए ताकि लोगों के समाज में कुछ बदलाव आए और आपके विचार जाने और समझे। तो उन्होंने कहा कि हम पैसा लगाते हैं और आप जो है तो पत्र लिखिए। तो उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था मूक नायक। क्या नाम था? मूक नायक। क्यों? नाम से थोड़ा सोचिए, कुछ रिलेट करिए, कुछ समझ में आ रहा है? मूक नायक। उसके बाद फिर उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने संगठित प्रयास किया। 1920 में ही संगठित प्रयास किया और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन सी साहब? बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई 1920 में। और फिर ऑटोबायोग्राफी भी लिखे हैं साहब। उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर ए वीजा, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो बड़ौदा गायकवाड़ के यहाँ जो उनसे बर्ताव किया जा रहा था उसके पूरे बारे में लिखा, खुद के बारे में लिखा साहब। मैं उनकी जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था ना, और मुझे कई सारी उन्होंने मिली, जैसे उन्होंने 1946 में हु वर द शूद्र नाम से बुक्स लिखी पूरी। और उसके बाद इतना ही नहीं, रेडल्स ऑफ हिंदुज्म और थॉट ऑफ पाकिस्तान, रेडल्स ऑफ हिंदुज्म, थॉट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे ही कई सारी बुक्स ने लिखी। केवल बुक्स ही नहीं, वो जब पढ़ रहे थे ना उनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। 9 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। और इतना ही नहीं, जो भारत के निर्माण में, संविधान के निर्माण में, और भारत रत्न भी प्राप्त है उन्हें, और ऐसे महापुरुष जो वह संविधान जो हमारे देश में आज लागू है, जिस संविधान के बदौलत सभी देशवासी एक अच्छे नियम कानून सही ढंग से हैं, वो सब संविधान की वजह से ही तो हैं। और उस संविधान का निर्माण किसने किया? स्टैचू में, उनकी तस्वीर में संविधान की फोटो किसके हाथ में होती है? बताइए किसके हाथ में होती है? अंबेडकर साहब के हाथ में होती है। गांधी जी, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और ये सुभाष चंद्र, इन सब बड़े बड़े लीडर्स, नेताओं के साथ किसका नाम लिया जाता है? अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर मैं कहूं ना, भगवान है, भगवान। संविधान में देखिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर डॉक्टर के वी राव जी की बात माने ना, के वी राव जी की, तो के वी राव जी ने कहा है कि ये तो संविधान के जनक ही नहीं, फादर ही नहीं, बल्कि ये तो संविधान की जननी भी हैं। इन्हें जननी का भी दर्जा दिया गया है। 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ है, अब उसके बाद 29 अगस्त को समिति बनाई गई है, और जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर जी बने हैं। और कैसे इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं, जरा समझिएगा। देखिए क्या था कि संविधान लिखने में, संविधान के उसमें सदस्य बनने के लिए पहले अगर सदस्य सभा में सदस्य बनना जरूरी था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मुंबई विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़े, मुंबई से, लेकिन मुंबई से हार गए, बदनसीबी से हार गए। क्यों हारे? अरे सोचिए, इसलिए हारे साहब कि उन्हें हराया गया। जितने भी सवर्ण थे वो सबने कहा कि इसे तो बिल्कुल भी अछूत को, और दूसरे सेकंड बात, इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल राजनीति में आने नहीं देना है। तो उन्होंने जितने सवर्ण थे सबने, अब वो कैसे जीतते? वो वोट तो उन्हीं लोगों को देना था ना, वोट ही नहीं दिए, हार गए। फिर इतना रुकने वाले कहां थे वो तो फिर बंगाल से, जो आज बांग्लादेश है ना, वहां बंगाल से वो उन्होंने चुनाव लड़ा। क्योंकि फेज में हुए थे ना, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, ऐसे फेज में हुआ करते थे। तो उन्होंने बंगाल से, और बंगाल से जीत गए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पार्टी थी ना, तो किसकी पार्टी थी? वहां पे मुस्लिम लीग की बहुमत थी।
किसकी? मुस्लिम लीग की। और तो उन्होंने मुस्लिम लीग से जीत गए। अरे सोचिए, यहाँ हिंदुस्तान में जहां हिंदू है वो हिंदू थे, वहां से वो हार रहे हैं। उन्होंने जो जीता, जिस प्रांत से जीते थे ना, बंगाल से उन्होंने जीता, लेकिन जो जीता हुआ बंगाल का प्रांत था वो बांग्लादेश बन गया। जरा इसको याद करिए कि जब पाकिस्तान अलग हुआ 47 में, फिर उसके बाद जब क्या हुआ, पूर्वी इधर क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिम बांग्लादेश, और इधर क्या हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। थोड़ा समझिएगा बात को। तो जहां से वो जीते थे ना बाबा साहेब, वहां तो अरे वो अलग हो गया भाई साहब, दूसरा देश हो गया। अब क्या, अब तो वो सभा के सदस्य रहे ही नहीं, तब कैसे संविधान में अपना योगदान देंगे? तो सुनिए, जो BN राव थे ना, उन्होंने कहा कि संविधान अब कैसे बनाया, अब कैसे किया जाए, बाबा भीमराव अंबेडकर के बिना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। कहा कैसे क्या किया जाए? जरा सोचिए, जहां से वो हारे थे ना, बॉम्बे से जहां से वो हारे थे, वहां से वो फिर से बने। देखिए कैसे बने। जो BN राव थे, BN राव ने कहा कि संविधान सभा में तो अम्बेडकर जी को लाना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र प्रसाद जी से कहा, जो वो राजेंद्र प्रसाद वही जो पहले राष्ट्रपति बने हैं, पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र देश के। तो राजेंद्र प्रसाद से कहा BN राव जी ने कि बिना बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान कैसे लिखेंगे, क्या? उन्होंने कहा लाना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा कि BN राव जी राजेंद्र प्रसाद जी से, राजेंद्र प्रसाद जी ने मुंबई, उस समय मुंबई के बीजी खेर PM थे, PM हुआ करते, जैसे आज के जमाने में CM, वैसे उस समय PM। तो PM BG खेर से उन्होंने कहा कि कुछ भी करो, मुंबई से किसी को हटाओ, ये नहीं पता, लेकिन अम्बेडकर जी आने चाहिए, अम्बेडकर जी आने चाहिए, कुछ भी करके आने चाहिए। उन्होंने क्या किया कि अम्बेडकर, वो एक थे MR जयकर, मुकुंदराव जयकर, MR जयकर को उन्होंने क्या किया कि हटा दिया। MR जयकर वही जो, देखिए 1932 में पुनः फैक्ट हुआ था ना, तो मदन मोहन मालवीय, भीमराव अम्बेडकर, MR जयकर और एक शायद, ये मतलब मुझे इतना याद आ रहा है। तो वो उस समय वो सदस्य थे ना, उस समय को वो व्यक्ति थे MR जयकर, उन्हें वो हटे और अम्बेडकर जी वहां से हुए। फिर 29 अगस्त, सोचिए 15 अगस्त को आजाद हुआ, 29 अगस्त को इतना जल्दी जल्दी कैसे, जरा रिलेट तो करिए यार। 29 अगस्त 15-10-25 4-29, मतलब 14-15 दिन के अंदर अंदर ही कैसे वो जहां से हारे थे वहां से दोबारा हो गए। जरा सोचिएगा, उनकी कहानी है साहब, ये उन महान भगवान की कहानी है जो हम सबके भगवान हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 7 सदस्यों में वो प्रमुख प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और फिर कुछ इनमें जैसे गोल में सम्मेलन हुआ था, 3 गोल में सम्मेलन हुआ था, होना था 1 लेकिन हुआ 3। उसका चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं क्यों, कैसे, क्या हुआ कि जो गोल में सम्मेलन, तीनों में तो इन्होंने भाग लिया और महात्मा गांधी दूसरे में भाग लिए थे। कैसे, देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मांग थी कि जैसे मुस्लिम को एक अलग वो कर दिया गया, अलग हर चीज में उन्हें एक अलग क्षेत्र दे दिया गया, जैसे सिख को अलग दिया गया 1900 याद नहीं आ रहा, तो उसी प्रकार से दलित समाज को भी अलग से पृथक निर्वाचन दिया जाए, उनका ही मांग था। तो गोल में सम्मेलन में
पहले गोलमेज सम्मेलन में भी बुलाया गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी नाटक किए, बोले हम नहीं जाएंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो गए, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी भी थे और गोलमेज में सम्मेलन चल रही थी। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी जी के बीच में, महात्मा गांधी जी कुछ बोल रहे थे तो उनकी बात को काटते हुए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने वहां पे एकदम तर्क के साथ और बोला था। तो जब 30 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पूना फैक्ट इसी से पूना फैक्ट रिलेट है। तो मैं आपको जरा पूना फैक्ट भी समझा देता हूं कि पूना फैक्ट कैसे, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। देखिए क्या था कि यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल अनशन करके बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने वहां पे मांग की थी गोलमेज सम्मेलन में, आरटीसी में, तो वहां पे ये महात्मा गांधी जी एग्री नहीं थे, उन्होंने ना कर दिया था। लेकिन फिर वहां से पास हो गया था, ब्रिटेन द्वारा पास कर दिया गया था कि अलग से पृथक निर्वाचन किया जाएगा। तो उसी वजह से महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। बोले नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे कुछ कर देते, पृथक निर्वाचन ही कर देते तो कम से कम एक स्वतंत्रता तो मिलती। बाबा साहब ने फिर कहा कि नहीं, अब वो भूख हड़ताल में बैठ गए। बैठे रहे। उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बैठे रहे, हम तो नहीं आप जाने वाले उनके पास। और क्योंकि ये गलत थी ना साहब। आप जरा सोचिए कि क्यों नहीं करना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि देश का विभाजन हो जाएगा। अरे देश का विभाजन हो जाएगा, लेकिन जरा इसके बारे में तो सोचते कि जो जानवरों से बदतर जो मानव है, जानवरों को तो तुम मतलब सम्मान दे सकते हो कि माई डॉग, माई पेट एनिमल, बिल्ली, हर चीज को बहुत देते हो महत्व, लेकिन उसको जानवर से भी बदतर समझते हो। आज भी सोचिए कि क्या पूरी तरह से छुआछूत समाप्त हुई? संविधान में अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान बना दिया कि समानता का अधिकार, राइट टू वोट, हर चीज वो किया। लेकिन क्या आज है समानता? अभी भी पूरी तरह से साहब 80% तो उन्होंने पूरी तरह किया, लेकिन जो 20% बचा हुआ है ना, बड़ा दुखदाई है। सोचिए एक सवर्ण के घर में एक 80 साल का पुरुष जाता है और जाते ही उसको क्या व्यवहार किया जाता है? आए बैठ जा, उधर ही किनारे में बैठ जा। पानी चाय अगर महिलाएं देंगी ना तो छूना मत। अभी अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2022। आज 2022 में भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। इसी कारण मैं बोल रहा हूं आज कि आज भी वो चाय तक छू कर नहीं, ले दूर से ले, छूना मत। काम कर दिया ना, काम हुआ ना। सोचिए काम के भूखे रहते हैं कि काम बस कर दे, ये मेरा घास काट दे, पशुओं को नहला दे, पशुओं को खिला दे। अरे तू मेरा गुलाम बना रह, लेकिन तुझे मैं टच नहीं कर सकता, तुझे मैं टच नहीं कर सकती, तू अनटचेबल है। आज भी उसे कम किया जाता है। अरे साहब उसी के लिए ना तो भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को बढ़ाया, शिक्षा को कहा कि जो व्यक्ति शिक्षा, उन्होंने एक कथन कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। समझिए। तो उन्होंने, और हाँ इतना ही नहीं, देखिए गांधी और अंबेडकर जी का ऐसा भी नहीं था कि विरोध था। हाँ तो हम क्या बता रहे थे? पूना फैक्ट बता रहे थे। तो वहां फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर महात्मा गांधी जी ने
कहा कि ऐसा करिए कि आप उसमें से कुछ आरक्षण वगैरह ये सब देख लीजिए, फिर किसी तरह ऐसा लगा कि महात्मा गांधी जी नहीं बचेंगे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर भी तो एक इंसान थे ना, वो ऐसा नहीं चाह रहे थे कि हम उन्हें मारेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत गए यरवदा जेल गए 1932 को, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बापू, ऐसा करते हैं कि पूरा पृथक निर्वाचन अगर संभव नहीं है तो हमारे दलित समाज के लिए अलग से आरक्षण 148 रिजर्व सीट किए साहब, 148 सीट रिजर्व करवाए हैं। वहीं पर ध्यान से सोचना, गौर से सोचना, समझने वाली बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने और उन महिला काम बताएगा साहब ना, काम की तो कोई गिनती नहीं है, बताते जाएंगे। आज जो प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट शासकीय के अलावा प्राइवेट नौकरियां सब कर रहे हैं ना, ईपीएफ, ईएसआई, एम्प्लॉय फंड, जो भी जितने भी एम्प्लॉय के अलग से इंसेंटिव आता है, ईपीएफ आता है, ये कहाँ, और जो भी दवाई के लिए खर्च आते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो भी छुट्टी मिलती है, जो भी 8 घंटे की नौकरी हुई है, वो किसकी देन है? वो बाबा साहेब, परम पूजनीय भगवान, महान भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देन है। पहले कानून मंत्री बने, जब अपने संविधान का निर्माण हुआ और अपने देश का कानून बना, तो ये पहले कानून विधि मंत्री बने थे। क्यों? क्योंकि इन्हें सब कुछ जानकारी थी, और लोकसभा से तो हार हुई थी इनकी, एक बार साहब लोकसभा से हार हुई थी, लेकिन राज्यसभा से एमपी बने थे। और इतना ही नहीं, इनके जीवन में अनेक कहानियां हैं, इतनी अनेक कहानियां को अगर मैं बताने लगूँ ना तो समय बहुत ही कम पड़ जाएगा। इनकी जब मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, ज़्यादा नहीं जिए थे। सोचिए कि एक व्यक्ति एवरेज उस समय 85-90 या समथिंग था, ये मात्र 65 ईयर्स के आसपास ही जिए थे। क्यों? क्योंकि नहीं कुछ टेंशन, स्ट्रेस रहा होगा। जो इनकी पत्नी थी रामाबाई, इनके भी कई पुत्र थे। ये तो खुद जो है तो 14 भाई बहन में से सबसे छोटे थे, और इनके कई पुत्र थे। एक पुत्र तो एक था और लड़कियां थीं, और कई पर बचा एक था लास्ट में, बाकी सब का देहांत हो गया था। इतनी विकट परिस्थितियों में भी इन्होंने हार नहीं मानी थी साहब, हार बिल्कुल नहीं माने। और ये मृत्यु, जब दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी ना, कहते हैं कि डायबिटीज हो गई थी। उस समय सविता अम्बेडकर जी, सविता जो कि ब्राह्मण महिला थी, आपको पहले बताया था हमने ना कि वो शारदा थी, बाद में सविता अम्बेडकर नाम दिया गया है, तो वो उनके साथ थी। और संविधान लिख रहे थे ना, क्यों शादी हुई थी ब्राह्मण महिला से, आज क्यों नहीं हो रही है? उस समय में भी जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी हुई, तो आज क्यों नहीं हो रही है? ये भी सोचने वाली बात है। फिर भी छोड़ते हैं, उन्हें डायबिटीज का बीमारी हो गई थी, और डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ गया था, लास्ट स्टेज में आ गया था कि वो बेड रेस्ट हो गए थे, और कहते हैं कि सोते सोते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और दिल्ली में जो मृत्यु हुई, और जो उनकी भूमि स्थल है, मुंबई में उनकी समाधि स्थल है। समाधि स्थल का नाम आता है, आप पेपर में कभी कभी उसमें एग्जाम में आता है, समाधि स्थल का नाम पूछता है, चैत्रा भूमि नाम था उनका समाधि स्थल। तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है, पहले कानून मंत्री की। और देखिए, महिलाओं के बारे में अगर आपको बताएं तो वो महिलाओं को साड़ी वगैरह जो भी पहनावा था ना, उनका एक अलग, शूद्र महिलाओं के एक अलग ढंग था। उनके लिए कोई आरक्षण नहीं था, उनके लिए पढ़ने का वह नहीं था कि ये पढ़ नहीं सकती, लेकिन उसके लिए उन्होंने, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना महान काम किया, इतना अतुलनीय काम किया, कहने का मतलब हमारे कि उन्हें आरक्षण दिलाया। बोल दिए कि तुम्हें जो पढ़ना है पहनना है पहन लो, अपने हिसाब से रह लो। और
इतना ही नहीं साहब, उनके जीवन में महान सत्याग्रह एक आंदोलन, जैसे कि महात्मा गांधी के जीवन में सत्याग्रह आंदोलन, कई सत्याग्रह आंदोलन हुआ करते थे महान महान। उनमें से इनके बाबा अंबेडकर जी का एक महान सत्याग्रह आंदोलन हुआ किए थे, जो कि काहे के लिए था? पानी पीने के लिए। कहाँ पे था? तालाब में। कैसे? उन्होंने जब देखिए, जब नगर निगम ने ये कह दिया कि अब तालाब, कुआं, नदी आदि से पानी सभी लोग समान रूप से, बराबर रूप से पी सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने इतने भारी संख्या में, लगभग 2-3 हजार जनता, 4 हजार जनता को लेकर के, और एक चावदार नामक तालाब में, चावदार नामक टैंक के पास गए, और वहां पे उन्होंने क्या किया? सबको लेकर के और बैठे, और वहां पे खुद उन्होंने पानी पिया, और तब उनके साथ साथ अन्य 5 लाख लोगों ने पूरा पानी पिया। 4-5 लाख, जो सॉरी 2-3 हजार लोग, 5 लाख लोग तो उनके साथ दीक्षा लिए थे। जब वो बौद्ध धर्म अपनाए थे ना, नागपुर में दीक्षा लिए थे, उनके साथ 5 लाख लोग और लिए थे, और 3 दिन के भीतर भीतर ही 11 लाख कर दिए थे साहब। 11 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म परिवर्तन कर लिया था। हिंदू से बौद्ध, हिंदू टू बौद्ध, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, वैसे अब देखिए ना, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, वैसे ही हिंदू से बौद्ध में। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। अगले ही दिन जब आए और फिर से पानी पीने, तो लगभग 100, 200, 400, 500 जितने लोग थे ना, सबको इस सवर्णों ने इतनी मार मारी साहब, इतनी मार मारी कि हाथ पैर तक तोड़ दिए। उनके बदन से खून, हड्डियां टूट गई। अरे साहब, इतना परेशान किए कि सिर्फ पानी पीने से, सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से। आप क्या समझते हैं कि बस पेपर में लिख गया, पेपर में हो गया, इससे हो जाएगा काम सही बराबर? अरे नहीं, उससे नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, मैं आपको उनकी अब ऐसे ही स्टोरी बताता हूं कि जब वो स्कूल जाते थे, एक बार पानी बरस रहा था, किसी के दीवार के किनारे से सट के खड़े हो गए, एक महिला निकली अंदर से और उसको जोर से खींच के उनको मारी, और वो जाके पानी में गिर गए। सोचिए, और कह दिया अशुद्ध कर दिया मेरा घर। अरे साहब, अशुद्ध हो जाता था दीवार वगैरह टच करने से। ये क्या, कौन सा कोरोना वायरस था यार? कोरोना वायरस तो मतलब पहुंचते ही फैलने लगता है, और वो किसी को निपटा देता है, किसी को बच जाता है, लेकिन उसके लिए दवाई भी है, दवाई से ठीक हो जाता है आजकल, वैक्सीन वगैरह से, वैक्सीनेशन से ठीक। लेकिन ये ऐसा कोरोना था जो कि मिटने वाला नहीं। उसको अगर वो टच ऐसे सूत्र टच कर देना, तो उसका कोरोना का डबल डोज अटैक कर देता था। सोचिए, आज भी जरा सोचिए कि क्या आप स्वतंत्र हैं? आज भी जरा सोचिए कि क्या आप एक मतलब ऐसे राष्ट्र में हैं जहां पे एक पूरा सबको समान माना जा रहा है? क्या आप एक ऐसे राष्ट्र में हैं? बताइए। चलिए इसके आगे और देख लेते हैं। बातें तो ऐसे ही लगी रहेंगी, चलती रहेंगी, इतनी कि खत्म नहीं होंगी। उन व्यक्तियों की अभी तो सिर्फ ये कुछ ही डिग्रियां हम आपको बता पाए हैं, लेकिन सोचिए जिन व्यक्ति के पास 9 डिग्री और 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता। संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया, फारसी पढ़े, फिर भी फारसी बहुत काम में आई साहब। उन्होंने भारत का संविधान लिखे, जो भारत का संविधान बनाए हैं, वो संविधान आज लागू हुआ है, और उसी से अपना पूरा देश चल रहा है। उस व्यक्ति को जिस आज उसके नाम पे सोचिए कि हर शहर में उसके नाम हो रहे, मतलब शहरों के नाम उनके नाम पर रखे जा रहे हैं, नदी के ब्रिज के एरिया के उनके नाम पे कई हर जगह पार्क बनाए जा रहे हैं। आज भी जो जहां पे जन्म हुआ है उनका ना, महू में, मध्य प्रदेश में, वहां पे शिवराज सिंह ने उनके कई करोड़ की लागत से एक बहुत बढ़िया सा पार्क बनवाया, भवन बनवाए, बहुत चीजें निर्माण करवाई। आज हम उन्हें
पढ़े और पढ़ाए और आपके कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं अगर आज भी आपको ये बातें नहीं झिकझोर पाई ना, आज शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर पाई ना, इतने परेशानियों से शिक्षा प्राप्त किए और आज आप नहीं समझ पाए ना, साहब सच कह रहा हूं, कोई भी आपको समझा नहीं सकता। और ये भी बता दूं आपको कि आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम बार बार तो बोले नहीं आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा है तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो बिल्कुल 101% आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे यह हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके और यह आपसे मात्र फीस के नाम पर आपसे एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और शेयर दूसरे के पास भी भेज दीजिए, ताकि वो थोड़ा बहुत जो भी मेरी टूटी फूटी बातें में छोटे मोटे मुंह से थी और इन महान पुरुष की बातें तो वहां तक पहुंचाइए। और मेरा भी ये कहना है कि आप शिक्षा को इतना इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि अपना देश एक फिर से सोने की चिड़िया और महान राष्ट्र बन जाए। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिनका जीवन काल 14 अप्रैल 1891 से 1891 से और 1956 तक था। और उनके जीवन में ऐसे ही, अभी तो हम आपको पूरी मतलब हर चीजें तो नहीं बता पाया हूं, क्योंकि उनकी बहुत सारी, अब उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए उठा करके, मैं पढ़ रहा था, मैं संविधान भी, अब देखिए संविधान में क्यों उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है ये जानते हैं आप? देखिए क्यों, क्योंकि उन्हें संविधान निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 3.5 लाख के आसपास शब्द पूरा अकेले बोले थे। इतना कि 60% लोग जितना पूरे कमेटी में इकट्ठा होकर बोले थे ना, उतना वो अकेले बोले थे। अगली वीडियो और महान पुरुष की मैं लेके आऊंगा और आपके बीच मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।